राजस्थान में इस समय राज नाम की कोई चीज है ही नहीं। कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जब एक आरपीएस अफसर एक महिला कांस्टेबल के साथ रंगरलियां मनाते हुए उसके वीडियो आते हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात शासन के लिए हो नहीं सकती। और किस प्रकार के आरपीएस के कारण आ रहे हैं और राजस्थान जिस प्रकार से अपराधों की एक चारागाह बनता जा रहा है और महिलाओं में अपराधों में तो प्रथम नंबर पर है राजस्थान देश भर के अंदर, और जयपुर विशेष रूप से उसमें चौथे नंबर पर है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को भी क्रॉस कर रहा है। मैं समझ समय कानून का राज है नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है, वह पिछले 18 महीने से लगभग घर में कैद है। दोनों पार्टियों के नेता जो हैं उनके अंदर भी मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कानून व्यवस्था को लेके। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और गृह मंत्रालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का विभाग है और अभी वो तबियत उनकी नासाज है, तो इसका भरपूर फायदा जो ब्यूरोक्रेट्स लोग उठा रहे हैं वो मनमाफिक तरीके से। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, हम अक्सर देखते हैं कि बेरोजगारी, महिला अत्याचार, कानून व्यवस्था ऐसे मुद्दे हैं, किसान, जिन्हें आप कभी भी उपजाऊ मुद्दे के रूप में देख सकते हैं या उसी तरह की जमीन के रूप में देख सकते हैं सियासत में। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर के गूंज उठी वहां पे और दोनों तरफ से जमकर तकरार हुई, लेकिन कुछ सवाल इसी तकरार के बीच जरूर खड़े होते हैं। क्या राजस्थान तालिबान की स्थिति बन रही है, या फिर राजस्थान की कानून व्यवस्था ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे बदतर कानून व्यवस्था है? क्या ऐसे कुछ सवाल हैं जिन पर मैं लाजमी समझता हूं कि एक बार चर्चा हो। बीजेपी क्या सोचती है, कांग्रेस क्या सोचती है, या फिर ये कहें कि केवल एक राजनीतिक बयानबाजी है ये, या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे साथ इस मौके पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आरएफ तिवारी साहब हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा जोशी साहब, क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था को हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह के सवाल वहां खड़े किए गए कि यहां से ये कहें कि दोयम दर्जे की कानून व्यवस्था भारत में कहीं नहीं है, राजस्थान सबसे बर्बाद प्रदेश हो चुका है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, या फिर कहें कि महज एक सियासी बयान हो सकता है ये? योगेंद्र जी, ये प्रजातंत्र के अंदर हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाती है जी, क्योंकि इनके अंदर ये होता है, होड़ रहती है
और ये होड़ 5 साल चलती रहती है, जबकि होना क्या चाहिए, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों पर बैन होना चाहिए कि राजनीतिक तरह से धर्म और जाति इसके ऊपर किसी भी तरह की बयानबाजी न करें, न पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रम करें। लेकिन हमारे यहां 5 साल तक एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब ये राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम नहीं करती, और उसका नतीजा ये रहता है कि पूरी जनता भी 24 घंटे राजनीति में घुस जाती है, अपराधी भी राजनीति में घुस जाते हैं, और इस प्रकार के बदमाश लोग जो जाति और धर्म को बांट करके राजनीति करते हैं वो इसका लाभ उठाते हैं। लाभ उठाने में क्या होता है कि जिस स्टेट की राजनीति कमजोर होती है, वहां पर प्रशासनिक दृष्टिकोण कमजोर होता है, तो वहां पर इस तरह की बातें होने लग जाती है जो बातें आजकल हमारे यहाँ हो रही है। अगर हमारे यहाँ राजनीतिक प्रगाढ़ता बनी रहती है, मजबूती अगर होती है, तो उस स्थिति के अंदर कमजोरी नहीं होती और राजनीतिक मजबूती होने की वजह से अपराधों में कमी आती है और कोई भी बदमाश व्यक्ति इसका लाभ उठाने से परहेज करता है। लेकिन जिस तरह से हमारे विधानसभा में लोग एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, ये उनका काम है आक्षेप लगाना कि वो क्या लगा रहे हैं। लेकिन मेरा इतना सा कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को अपराधों के संबंध में, राजनीतिक पार्टियों को सामाजिक अपराधों के संबंध में, राजनीतिक पार्टियों को धार्मिक अपराधों के संबंध में, जातिगत अपराधों के संबंध में राजनीतिक दृष्टिकोण छोड़ करके एक छत के नीचे आके एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अन्यथा जो आप कह रहे हो कि तालिबान कैसे बना, वहां पर जनता का राज नहीं है, वहां पर जनता का शासन नहीं है। इसी तरह से जहां अपराधियों का शासन हो जाता है और अपराधी जब राज्य सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो प्रभावित करने लग जाते हैं, तो ये समझो वहां उसी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो आज अफगानिस्तान के अंदर है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को किसी भी तरह से इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए कि हमारी राजनीतिक आकांक्षा पूर्ण हो, हम राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत दिखे अपने अपने इलाके में, इस तरह की जाति और धर्म के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए, न इसके बारे में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करने चाहिए। इस प्रकार के एक दूसरे पे आक्षेप करने से जनता के अंदर गलत समझना जाती है, जनता के अंदर गलत बात जाती है और जनता दो फाड़ हो जाती है, धर्म के नाम पर हो जाती है, जाति के नाम पर हो जाती है, और इसका नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। जी नहीं चले, लेकिन मैं एक लाइन में आपसे वो सवाल का भी जवाब चाहूंगा कि क्या वास्तव में राजस्थान उस स्थिति में जा रहा है कि देश में यहां से हालात खराब कहीं नहीं, और राजस्थान ऐसा एक प्रदेश कह सकते हैं कि जहां पे देश में सबसे बेकार कानून व्यवस्था यहीं पे, ऐसा कुछ कहा जा सकता है? देखो योगेंद्र जी, मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो वर्तमान सरकार अभी चल रही है, इसी वर्तमान राजनीतिक पार्टी की सरकार जब 5 साल पहले थी उस स्थिति में और आज की स्थिति में गिरावट आई है। ये मैं बिल्कुल आपके सामने कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखता कि 5 साल बीच में रहे, 5 साल पहले सख्ती थी, अच्छा शासन था, लेकिन आज वो बात नजर नहीं आती जो आनी चाहिए। तिवारी साहब सुना आपने, क्योंकि योगेंद्र जोशी साहब बेबाक आदमी हैं, इन्हें किसी दल से कोई मतलब नहीं है, और जो बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी के शासन की बात नहीं कर रहे हैं, ये गहलोत साहब के शासन की बात कर रहे हैं कि पिछला जो कार्यकाल था गहलोत साहब का बहुत बेहतर था, अभी थोड़ी व्यवस्था पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बीजेपी के बयान से ताल्लुक नहीं रखते हैं कि बीजेपी बयान क्या दे रही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के अभी सरकार को इसकी समीक्षा जरूर करनी चाहिए। योगेंद्र जी, मैं योगेंद्र जोशी जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने स्पष्ट तो कुछ कहा नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं इसका मंतव्य भी मैं स्पष्ट समझ नहीं पा रहा हूं। इनका साफ ये कहना है कि गहलोत साहब का पिछला जो कार्यकाल यानी कि सेकंड टेन्योर जो था वो अब से बेहतर था, साफ ये कहना है इनका। अभी कानून व्यवस्था जो है उस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। तो कोई उदाहरण तो बताते हैं ना। 2.5 साल के शासन में लगभग 24 महीने तो कोरोना काल में ही निकल गया। अब राजनीतिक, चूंकि देश में 2022 में 5 बड़े राज्यों में हिंदी भाषी प्रदेशों में चुनाव है, और ये भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता, चाहे वो इनके कार्यालय से बयान जारी करें या
जयपुर से बयान जारी करें या विधानसभा में बयान जारी करें, एक इनके विधायक ने आज राजस्थान के जनता की सबसे बड़ी अदालत में कांग्रेस के शासन को तालिबान के साथ में जोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं ये तालिबान है क्या? देश के अंदर पूरे मनीष पारिक साहब बताएंगे, अभी मनीष पारिक साहब बताएंगे। और चलिए मैं तिवाड़ी साहब ये आपका जवाब मैंने जोशी साहब के संदर्भ में लिया। मैं एक बार मनीष पारिक साहब से, आपने जो सवाल खड़ा किया कि तालिबान है क्या, राजस्थान की तुलना उससे की जा रही है, आपका यही सवाल है? मनीष पारिक साहब से मैं बात करना चाहूंगा इससे। मनीष जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप मनीष से भी पूछना, तालिबान आतंकवादी वो दल है क्या? भारत की सरकार ने, जिसके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तालिबान आतंकवादी संगठन है। अरे कतर में, दोहा के राजधानी कतर में, उससे हमारे सरकार के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। क्या हमको आतंकवादी संगठनों से देश के हित में बात करनी चाहिए क्या? भारत सरकार का कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है। तालिबान में चलिए आ रहा हूं। आपने जो सवाल उठाया मनीष पारिक साहब से जवाब दिलवाऊंगा। ये थोड़ा सा, कई चीजें ऐसी होती हैं बड़ी डिप्लोमेटिक होती हैं, अभी क्या चीजें होंगी क्योंकि वहां सत्ता तालिबान संभाल रहा है, तो बहुत सारी चीजें वेट एंड वॉच है, भारत अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना चाहूंगा। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी तिवारी साहब ने एक सवाल उठाया और आपकी पार्टी विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर तो नहीं, आपकी कई पार्टी के विधायकों ने कहा कि राजस्थान की स्थिति तालिबान जैसी बनती जा रही है। अभी तिवारी जी को आपने सुना भी, क्या ये राजनीतिक बयान मान सकता हूं या फिर कुछ ऐसी स्थितियां आप देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में कि जो हम तालिबान से तुलना कर दें राजस्थान की? नहीं, बात ये है कि जो अनकंट्रोल पोजीशन है, या माने कहेंगे कोई उपमा का इस्तेमाल होता है, छायावाद में सीधा सीधा उदाहरण होता है कि कोई और बात से उदाहरण दिया जाता है कि, तो उसमें जो तटस्थ बात होती है या जो सामयिक होता है उसका उल्लेख कर दिया जाता है। तीन बातें तो है कि जो कांग्रेस पार्टी की शासन जो है, जो योगेंद्र जोशी जी ने कहा, तो एक तो जैसे मैंने देखा था, मैं बहरोड के नीमराना में हूं, और यहाँ पर जो बात हुई थी, आपको याद होगा कि पपलिया गुर्जर यहाँ से भाग गया और पुलिस वाले लोग गिनते रहे। ठीक ऐसे ही अलवर में आपने देखा था, थाना गाजी में घटना हुई कि जब पीड़िता आई अपने पति के साथ में कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करो, तो कहा चुनाव के बाद में आना, चुनाव हो रहा है। तो ऐसे ही करके 37 लड़कियों के साथ इज्जत लूटी गई और उनके जो आज तक उनके अपराधियों का पता नहीं है। ये पूछ रहे थे क्या फर्क पड़ा है? 17% अपराध बढ़ गया है और 39% टोटल अपराध बढ़ा है, उसमें 17% महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। तो अपराध की बात तो ये है, जो अभी पुलिस वालों की स्थिति ये है कि आप देखेंगे कि पुलिस वाले को घर में बांध के और उसको मारपीट करके चले गए। जो ये बजरी के माफिया है, इन लोगों ने पुलिस वालों में थाने में पीटा उसके घर पे, और जो पुलिस के इंचार्ज है थाने के, उनके गाड़ी के 4 पहिए निकाल के ले गए। तो ये योगेंद्र जोशी भी यही कह रहे हैं कि भैया पहले, अगर ये तो बड़े सज्जन आदमी कम से कम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पहले वाला शासन बढ़िया था, यानी इन्होंने ये भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़िया था, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये शासन अच्छा नहीं था। तो इनकी सेंसिटिविटी आप समझ सकते हैं। पुलिस वालों में अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस वाले खुद ही सुरक्षित नहीं है, कोई मार देता है उनको। और उसके बाद में जो दोनों बातें हैं, फोन लूट के ले गए, डीजीपी का फोन ही छोड़ के ले गए, और वो गिरोह काम कर रहा है, ये एक इंचार्ज को पता है, और फिर भी जनता के फोन बचा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि तालिबान का मतलब यही है, एज यू विश, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें शासन तंत्र। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव का, डीजीपी की रिपोर्ट भी उनको होती है। आप राजीव महर्षि साहब का जिक्र करना चाह रहे हैं, वो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री, वो पूरे मुल्क के डीजी और कहें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी, वो भी उनको रिपोर्ट करते थे। गृह सचिव की ओहदा बहुत बड़ा होता है। तिवारी साहब, अभी आपने सुना, कहने में क्या होता है कि कई बार शब्दों को किसी के साथ तुलनात्मक एक छाया दृष्टि से बोल दिया जाता है। ये भी मानते हैं कि तालिबान जैसे हालात राजस्थान में नहीं है, लेकिन बोल दिया जाता है, जैसे कई बातों को कई तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो उस तरह से कहा उन्होंने, लेकिन कानून व्यवस्था पे इनका साफ कहना है कि जो इजाफा हो रहा है ये
एक राजनीतिक दल से लेने जाए, बच्ची बलात्कार हो जाए, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, वृद्धा के घर में से मनीष जी वापस आ रहा हूँ, मनीष जी वापस आ रहा हूँ। एक बार मैं तिवारी मनीष जी ने कुछ सवाल खड़े किए, मैं उनका जवाब चाहूंगा आपसे। मैं यही तो कह रहा हूं योगेंद्र भाई, ये मनीष पारिक भी भारतीय जनता पार्टी के तालिबानी सोच के अब ये यहां मना कर रहे हैं कि हमने तो परिवेश में कह दिया तालिबानी शासन की हमको तुलना नहीं कि विधानसभा में कुछ भी बोल देंगे। ये गैर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान के डीजीपी ने राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, हमारे राज्य के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है, राजस्थान में जो अपराधों का ग्राफ आपको देश की राजनीति में ऊंचा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये योगेंद्र जोशी जी भी बैठे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है योगेंद्र भाई। अपराध कैसा भी हो, महिला के साथ हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, उसको एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। ये वसुंधरा जी का शासन नहीं है जहां अभियोजन स्वीकृति तो दो, वो मना रहे, अभियोजन स्वीकृति दो। कैसे दुष्टों को बचा रहे हो आप कहते हो कि केवल एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन उसका अपराध नहीं किया है। ये गलत बात है ना। मुख्यमंत्री जी के पास में कितनी अभियोजन स्वीकृति लंबित पड़ी हुई है, कितने अधिकारियों के पैसे लेके बचाया आपने और कितने भ्रष्टाचार को फैलाया, ये तो देखो। आपके डीजीपी है वो खुद कह रहे हैं कि हमारे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति नहीं हुई है, तो ये तो उनसे बात करो। दूसरा, ये आपके एसपी साहब है सिरोही के, वहां बैठ के कह रहे हैं कि आप यहाँ से दारू की तस्करी हो रही है और वही इसके मैडम बने हुए हैं। मनीष जी आ रहा हूँ आपके पास। उसको कौन जिम्मेदार है, उसको कौन बर्दाश्त करेगा? मनीष जी आपके सवालों का जवाब तो सुनिए। तिवारी जी आपसे बहुत प्यार मोहब्बत रखते हैं, आप उनके जवाब। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि ये तो हम ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। अरे तो उन पे कार्रवाई तो हुई नहीं ना। माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित होनी चाहिए। 13% अपराध बढ़ गया, आपने 4 अपराधी पकड़े तो उनकी चीज करते नहीं है ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। राजस्थान की पुलिस जितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई कर सकती है देश में इसकी मिसाल है। हमने महिला अपराधों में हमने 1 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में हमने चार्जशीट पेश किए और कोर्ट ने भी त्वरित कार्रवाई करके 1 महीने में फांसी की सजा सुनाई है। आपके शासनकाल में महिला मुख्यमंत्री होते हुए मनीष पारिक फांसी की सजा का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। 12 वर्ष के बच्चे से अगर कम उम्र की बच्ची के साथ में शिक्षा के माध्यम से बलात्कार होता है तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा। किसने कहा? और योगेंद्र जी एक बात, महिला मुख्यमंत्री ने करा जिसका नाम दे रहे हो। पुलिस के हाथ दिन दहाड़े एनकाउंटर के नाम पे सीधे सीधे मार दिया जाता है। कानून व्यवस्था ठप है। 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश भारत का मिनी भारत है। राजस्थान है, राजस्थान का अपराध ज्यादा आगे है, उससे ज्यादा शांति है। अपराध में उत्तर प्रदेश से आगे है, यही बताना चाह रहे हो आप? क्योंकि जहाँ पे 7 करोड़ आबादी है वो 25 करोड़ आबादी है, 528 से 4 गुना करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा उत्तर प्रदेश में ज्यादा है राजस्थान। योगेंद्र जी करे सीधे एनकाउंटर कर रहे हैं, अपराधी है। योगेंद्र जोशी जी कुछ कह रहे हैं, डिक्रीज हो गया, कमी आई है। मनीष पारिक जी आ रहा हूं मैं। हाँ जोशी साहब। योगेंद्र जी, कल सेठी कॉलोनी में पिंक स्क्वायर मॉल के सामने एक लड़के को धक्का मार के गिरा दिया, वो छिल गया, उसका मोबाइल ले गए, 3,500 रुपए उससे लूट के ले गए। लेकिन अगर आप पता कर लीजिए कि सेठी कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में आती है क्या, उसका मुकदमा लूट में दर्ज नहीं हुआ होगा। नहीं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे पता है कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। ये जो विराज रहे हैं ये पता कर ले। कल रात को 8 बजे की घटना है, जिसके बाद मैं वहां से निकला तो लोगों ने मुझे बताया कि साहब यहाँ ये घटना हो गई। और अब वो लूट की वारदात का मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, ये योगेंद्र जी आप पता कर लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये आप देख लीजिए। जी
चलिए, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कहां सिस्टम में लिकोना जो है वो दूर होना चाहिए। हम लोग सवाल भी खड़ा करते हैं, हमें हक है खड़ा करने का, लेकिन हमें वो तब चीजें, अगर कहीं सिस्टम में कोई खामी है तो हमें वो बतानी चाहिए कि हाँ हमें ये खामी है। अभी देखिए सरकार का ये दावा है कि केसेज में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह यह है कि पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अभी एफआईआर दर्ज हो रही है। जोशी साहब, ये एक बड़ा कारण ये माने जा सकता है? बिल्कुल नहीं साहब। जो लूट, डकैती, मर्डर, चोरी, ये ऐसी बलात्कार, ये ऐसी चीजें हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, और ये होती है, इनको गमाया नहीं जा सकता। मैं पहले भी देख चुका हूं, किसी की भी सरकार रही हो, इन वारदातों को लिखना पड़ता है। ये जरूर है, वर्किंग कर लेते हैं कि उनको दर्ज न करें, लेकिन छोटी मोटी वारदातों को करा जा सकता है, लेकिन गंभीर अपराधों को नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि जब तक हमारी राजनीतिक पार्टियां इनको अपने अपने चश्मे से देखना बंद नहीं करेंगी, जब तक इन अपराधों के अंदर कमी बिल्कुल नहीं आएगी। योगेंद्र जी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर ये सोचेंगे कि हमारे शासन में ऐसा था और हमारे शासन में ऐसा है, मैंने दोनों पार्टियों के 35 साल तक शासन देखे, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया कि वो मुख्यमंत्री थे तो ये परिवर्तन हो गया, ये मुख्यमंत्री आ गए वो परिवर्तन हो गया। मुझे बताइए हमारी वर्किंग में क्या परिवर्तन आया था? लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक पार्टी का जो नुमाइंदा होता है, अगर वो ईमानदार है तो नीचे से ऊपर तक ईमानदारी चलती है, और अगर ईमानदार नहीं है तो नीचे से ऊपर तक ईमानदारी नहीं चलती। मैंने आपको एक कागज भी बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि बड़े अफसर पैसा खाते हैं, तो ऊपर से अगर पैसा खाना बंद कर देते हैं तो नीचे तक ईमानदारी रहती है, मुकदमे सही दर्ज होते हैं, कार्रवाई पक्की होती है। लेकिन अगर ऊपर वाले आपस में लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे और शासन को सही ढंग से नहीं चलाएंगे, तो इस प्रकार के अपराधियों को फायदा मिलता है और उसका मिसयूज करते हैं। बिल्कुल। मैं यहाँ दो बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, और ये सब जानते हैं, कानून व्यवस्था और उस प्रदेश की सड़कें बहुत कुछ तस्वीर साफ करती हैं उस प्रदेश की उन्नति, तरक्की और वहां के लोगों को। अगर सड़कें सही हैं तो लगता है कि हाँ खुशहाल प्रदेश है। हम कहने को कुछ भी कहें, गड्ढे के अंदर ही लोग गिर करके जान दे दें, तो मुझे लगता है बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये देश के बहुत सारी जगह पे। अभी मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा था। और दूसरा एक कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। आम आदमी के अंदर किसी बात का भय नहीं होना चाहिए, वो भय होना चाहिए अपराधियों में। अगर ये सब कुछ चीजें हैं तो मुझे लगता है कि सब कुछ दुरुस्त है, प्रदेश हमारा है। अगर कहीं कोई खामी है तो निश्चित रूप से विधानसभा चल रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, सुझाव दिए जाने चाहिए। अगर सुझाव वास्तव में कारगर और सही है तो सरकार को उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कि देखिए सरकारें आएंगी जाएंगे, हम सब लोगों को यही रहना है। और यहां अगर कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश की अगर स्थिति बिगड़ती है या कहें कि किसी तरह की कोई नजर लगती है तो हम सब लोगों को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।